हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। 12th क्लास की जो हमारी फर्स्ट पार्ट की बुक है वो सारी की सारी हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर से रिलेटेड ही है, जिसको हम अलग अलग लेवल पे चार्ज के अलग अलग कंसेप्ट को हम अलग अलग वे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका बिहेवियर है, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं भाई। तो फर्स्ट ब्रांच जो हमारी है इसके अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पोजीशन पे होता है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जीबिट करता है। तो वहाँ पे हम समझेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पोजीशन पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बीच में पढ़ते हैं भाई, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन। तो उसमें हम ये समझेंगे चैप्टर नंबर 3 में कि जब हमारा किसी भी कंडक्टर में हमारा जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, यानी कि जब चार्ज मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट करने से हमें क्या मिलता है भाई, करंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं भाई यहाँ पे मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन करता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जहां पे एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 0, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है भाई, एक्सेलरेटेड मोशन करता है। ठीक है, इट मीन्स हमारी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज करेगी टाइम के साथ में, तो वहां पे वो क्या है भाई, साथ में एनर्जी को भी रेडिएट करेगा, जिसको हम क्या डिफाइन करने वाले हैं वहां पे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करना है। तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो इसके साथ में फिर जो प्रॉपर्टी हमें चार्ज की पढ़नी है फिर वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा बेसिकली क्या है भाई, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर due to which it produce and experience an electric and magnetic effect. It means हम लोग पढ़ते हैं भाई कि मैटर की देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी रहती है, जिसमें से मेनली हम लोग दो चीज डिस्कस करते हैं। एक तो रहती है हमारी मेनली चार्ज, कि उस बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, और सेकंड हम उसमें पढ़ते हैं भाई मास। ठीक है, क्योंकि देखो चार्ज की वजह से भी बॉडी के अंदर दो प्रॉपर्टी इंड्यूस होती है। फर्स्ट, वो किसी दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, या तो वो उस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, या फिर उस बॉडी के अंदर क्या है भाई, दूसरी चार्ज बॉडी को वो क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, अगर मास की वजह से भी उस बॉडी में दो प्रॉपर्टी इंड्यूस होती है। फर्स्ट हमारी आती है दैट इज इनर्शिया, जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ते हैं 11th क्लास में, और दूसरी हमारी प्रॉपर्टी आती है मास की वजह से, दैट इज अट्रैक्शन, जो हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है मैटर की। तो इट मींस क्या भाई, ये मैटर की हमारी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, हमारे पास दो तरीके के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज या इट मींस जो हमारे सिमिलर चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो हमारे अनइक्वल चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो हमारा रिपल्सन है वो हमारा क्या है, शोरेट टेस्ट, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर अट्रैक्शन है भाई तो वो हमारी क्या है, मास की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है, इट मींस वो किसकी वजह से होगा, वो बॉडी क्या रहेगी, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को टेस्ट करने के लिए कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो रिपल्सन इज दी हमारा क्या है, शोरेस्ट टेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं दैट इज कूलम, और डायमेंशन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज आगे डिफाइन करते हैं, दैट इज करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, जो हमारा फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में। तो जो हमारी चार्ज की डायमेंशन रहेगी वो रहेगी यहाँ पे करंट इनटू में टाइम, क्योंकि ये हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। तो यहाँ पे चार्ज की डायमेंशन जो मेरे पास रहेगी दैट इज 80। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम क्या पढ़ते हैं भाई, दैट इज फ्रैंकलिन, जिसको हम स्टैट कूलम भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये अब आपके लिए थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है भाई चार्ज के बारे में। और जो लार्जेस्ट यूनिट हम पढ़ते हैं चार्ज की वो क्या है भाई, हमारे पास फेराडे, और एक फेराडे का कूलम के साथ में हमारा ये रिलेशन रहता है। ठीक है, 96,500 कूलम्स। जो हम बेसिक एलिमेंट्री चार्ज की यूनिट यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में जो हम करते हैं, दैट इज ई से डिनोट करेंगे भाई, जिसके पास जो वैल्यू रहती है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो जब हम किसी भी मैटर में किसी भी एटम की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई उसके सेंटर में हमारा क्या है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्या है भाई, एटम है,
वो हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसको समझेंगे। इट मीन जब हमारा एटम बनता है उसमें जो हमारे बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो न्यूट्रॉन जो हमारा, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल चार्ज रहता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम असाइन करते हैं नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वैल्यू रहेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बेसिक यूनिट है, माइनस लगा देंगे। और प्रोटॉन के ऊपर हम दिखाते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो हम लोग आगे डिफाइन करते हैं भाई केमिस्ट्री के अंदर भी कि जो हमारा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर के साथ में। तो किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन रहेंगे उसके बराबर ही क्या है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इट मीन्स हमारा क्या है, एटम हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है चार्ज के बारे में। ठीक है, अब हमारी क्या है बेसिक प्रॉपर्टी जो हमारा क्या है चार्ज एग्जीबिट करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे क्या है, दैट इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इट मीन्स एक बॉडी से हम दूसरी बॉडी में क्या है चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे भाई, वो भी हम क्या है मल्टीपल ऑफ ई की फॉर्म में करते हैं, जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि उसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारा चार्ज है वो एसोसिएट रहेगा मास के थ्रू। ठीक है, यानी कि अगर रिवर्स में हमारा पॉसिबल नहीं, इट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी अगर बॉडी है, ठीक है, अगर उसके पास मास है तो क्या है भाई, उसके पास चार्ज हो सकता है या नहीं भी हो सकता। बट अगर किसी भी बॉडी में चार्ज है, इट मीन्स अगर वो बॉडी चार्ज है तो इट मीन्स पक्का है भाई इस बॉडी के पास मास हमारा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चार्ज हमारा क्या है विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मास कर सकता है विदाउट चार्ज। ठीक है, यानी कि कोई भी बॉडी है भाई, है ना, जिस लेट से अगर वो न्यूट्रल है ना, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, बट उस बॉडी के पास क्या है भाई मास है। बट अगर कोई भी बॉडी हमारे पास चार्ज होगी, इट मीन्स पक्का है भाई उसके पास क्या है मास भी रहेगा। तो हमारा जो चार्ज है वो मास के साथ एसोसिएट रहेगा। इनवेरिएंट का मीनिंग ये रहता है कि जो हमारा चार्ज है किसी भी बॉडी का, वो उस बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट है। अगर बॉडी लेट्स अगर वो भाई रेस्ट पे है, उसका कोई भी लेट्स से +2 यूनिट का हमारे पास चार्ज है, अगर वो बॉडी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी के साथ, तब भी उसका जो हमारा चार्ज है उसकी वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट रहेगा। चार्ज बॉडी उतना ही रहेगी, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं दैट इज कंजर्वेशन इन नेचर। इट मीन्स क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास आइसोलेटेड बॉडी है तो इट मीन्स उसका जो हमारे पास जो टोटल चार्ज रहता है सिस्टम का, वो हमेशा क्या रहने वाला है, कंजर्व, या फिर क्या रहेगा भाई कॉन्स्टेंट। इट मीन्स ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिंपल मीनिंग में पढ़ते हैं। बट हम यहाँ पे दो प्रोसेस डिस्कस करते हैं भाई, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हम चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बट हमेशा क्या रहेगा भाई पेयर रहेगा। इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा यहाँ पे क्या है फुलफिल रहेगा। तो एक तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे एनिहिलेशन। इट मीन्स अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, एक उसका अगर एंटी पार्टिकल है, अगर दोनों अगर हम कंबाइन करवाते हैं तो क्या है भाई दोनों क्या है आपस में खत्म हो जाएंगे और हमें क्या है एक पर्टिकुलर अमाउंट की क्या मिलेगी यहाँ पे एनर्जी मिलती है। तो यानी कि देखो बॉडी हमारे पास चार्ज थी, बट हम लोगों ने इसको क्या है एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इट मीन चार्ज को खत्म कर दिया है ना। बट यहाँ पे हमारा ये चीज़ क्या क्या रहेगी, पेयरिंग की फॉर्म में ही रहेगी। पेयर प्रोडक्शन में हमारा उल्टा है कि लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी एक मेटल है, अगर उसके ऊपर हम एनर्जी से स्ट्राइक करते हैं भाई, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम यहाँ पे क्या है इंड्यूस कर सकते हैं। तो यानी कि हमारी दो प्रोसेस है जो हम कंजर्वेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, दैट इज एडिटिव इन नेचर। अगर हमारे पास कोई भी अगर सिस्टम है उसमें हमारा डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ अगर चार्ज रखा है, लेट्स से भाई +2 कूलम है, +4 कूलम है, या हमारे पास इस तरीके से, तो यानी कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है डिस्क्रीट में, तो वहाँ पे क्या है भाई उसको हम एज ए अलजेब्रा यानी कि रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं। प्लस प्लस वाली चीज़ माइनस माइनस से हट जाएगी। तो टोटल चार्ज हमारा सिस्टम का यहाँ पे रहेगा +2 -2 +4, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गया 4 कूलम। तो इट मीन्स किसी भी सिस्टम के चार्ज को हम क्या है अलजेब्रा की फॉर्म में इट मीन्स रियल नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यानी कि अगर मान लो अगर हमें किसी भी सिस्टम से चार्ज का लेन देन करना है तो हम भाई यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्री यूनिट की फॉर्म में करते हैं, ई की फॉर्म में। अगर आप चार्ज ट्रांसफर करते हो या उससे बाहर निकालते हो तो बॉडी हमारी क्या हो जाएगी भाई पॉजिटिवली चार्ज हमारी या नेगेटिवली चार्ज। तो उसमें हम दिखाएंगे दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस का NE। तो ये मेरे पास फॉर्मूला रहेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, जैसे भाई मान लो अगर कोई बॉडी हमारे पास न्यूट्रल है,
न्यूट्रल का इन मीन्स जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल वैल्यू हमारे पास चार्ज कितनी है, 0। अगर हम बोलते हैं कि भाई कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इट मीन्स भाई उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन बाहर किसी को दे रखे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उस बॉडी के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कम यानी कि प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर वो कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करती है, यानी कि अगर हम किसी भी मेथड से अगर उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। इट मीन्स वो बॉडी क्या हो जाएगी हमारी, न्यूट्रल, सॉरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो जब यहाँ पे चार्ज का लेन देन करेंगे भाई, वो हमारी एलिमेंट्री जो यूनिट है ई, उसकी फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल एक क्वेश्चन करवाते हैं कि भाई 1 कूलम चार्ज में हमारे पास नंबर ऑफ जो एलिमेंट्री कितने ट्रांसफर होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन, तो 1 इज इक्वल टू n, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास निकल के आते हैं 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, तो उसकी वैल्यू मेरे पास होती है दैट इज 6.25 इंटू 10 की पावर कितना आता है, 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके ही हमारा क्या है, 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। इट मीन्स 1 कूलम चार्ज जो हमारा है वो बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसमें हम एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, अगर लेट्स अगर हम किसी भी बॉडी को, है ना, अगर हम 10 की पावर 9 अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं पर सेकंड में, तो इस बॉडी को 1 कूलम चार्ज को अक्वायर करने के लिए बॉडी को लगभग हमारे पास 198 यानी कि लगभग 200 साल लग जाएंगे। यानी कि इतना बड़ा हमारे पास अमाउंट रहता है। अगर 10 की पावर 10 करते हैं पर सेकंड में तो वो लगभग हमारा कितना आएगा, 20 साल के बराबर रहेगा। तो यानी कि यहाँ से हम विजुअलाइज करते हैं कि 1 कूलम चार्ज हमारा बहुत बड़ा होता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे, दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग, कि किन किन तरीके से हम किसी भी बॉडी को क्या यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग, यानी कि जब हम किसी भी 2 बॉडी को भाई रब करते हैं तो उन दोनों बॉडी पे क्या है, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का चार्ज इंड्यूस हो जाता है ना। लेट्स से जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है भाई उतना इस बॉडी पे कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा फॉलो होगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है भाई, कि बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट इट मीन्स कंडक्शन, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है भाई, अगर उसके साथ में हम किसी भी चार्ज बॉडी को कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या है, सेम पोटेंशियल अचीव करने के लिए हाई जो चार्ज बॉडी है उसमें से हमारा क्या है, न्यूट्रल बॉडी में हमारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा जब तक दोनों पे सेम चार्ज नहीं होगा। तो यानी कि बाई कॉन्टेक्ट करके हम किसी भी बॉडी को यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है भाई, लेट्स अगर कोई भी अगर एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज Q1 है और दूसरे के ऊपर लेट्स से चार्ज हमारा कितना है भाई, Q2, तो आफ्टर कॉन्टेक्ट इन दोनों बॉडी के ऊपर इक्वल चार्ज रहेगा। तो Q नेट की वैल्यू दोनों पे कितनी आएगी, दोनों का क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, दैट इज हाफ। तो ये आपको एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो यहाँ पे है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी कि विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट भी हम किसी भी बॉडी को यहाँ पे क्या है, चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास लेट्स से जैसे लोगों ने फेनोमेना दिखा रखा है कि हमारे पास कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि जिसपे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, अगर हम इसके पास में किसी भी नेगेटिवली चार्ज रोड को लेके आएंगे तो भाई वो न्यूट्रल बॉडी में जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं ड्यू टू दी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, तो पॉजिटिव चार्ज जो है भाई वो इस बॉडी के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और बाउंड कंडीशन में हो जाएंगे कि भाई ये यानी कि अट्रैक्शन में बिजी है, और जो हमारे नेगेटिव चार्ज है वो एक एंड पे इकट्ठा हो जाएंगे, यानी कि रिपल्सन की वजह से। ये नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या है, तो ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज एक साइड में हो जाएंगे। अगर हम किसी प्रोसेस अगर यहाँ पे अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग करने से हमारा क्या होगा भाई, जितने भी हमारे पास ये फ्री चार्ज है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा अर्थ में। फिर आप इस बॉडी को हटा लीजिए तो ये बॉडी हमारी क्या यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो इस प्रोसेस में हम क्या समझते हैं कि किसी भी बॉडी को हम यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं भाई कि लेट से जो भी हम बॉडी यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है, कि लेट से अगर हम इसके ऊपर चार्ज हमारा कितना है भाई Q, और जो ये बॉडी हमने बाई इंडक्शन से इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफर कर दिया Q डैश, तो उन्होंने बोला कि जो Q डैश है ना वो हमेशा क्या है भाई, Q से इज इक्वल टू हो सकता है या हमेशा लेस देन रहेगा। यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जो हमने चार्ज इंड्यूस कर दिया वो जो हम बॉडी उसके पास में लेके आए उससे ज़्यादा चार्ज होगा, ये हमारी कंडीशन रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो चार्ज ट्रांसफर रहता है भाई हमारा Q डैश, वो किस पे डिपेंड करता है भाई, वो डिपेंड करता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि इसके बीच में जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रहता है दैट इज Q माइनस का 1/K। ये मेरे पास फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है भाई, यानी कि जो हमारा चार्ज इंड्यूस हमने किया है इस न्यूट्रल बॉडी पे, उस चार्ज की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ये वाली, ठीक है।
तो ये हमारा फॉर्मूला है भाई, के यहाँ पे हमारा क्या है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक हम कंसेप्ट समझते हैं भाई वहाँ पे 12th क्लास में, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यानी कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमारा एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हम यही बता सकते हैं कि कोई भी बॉडी हमारे पास चार्ज है और उस पर कितने अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी सिंपल लॉ पे बेस करती है कि जो इक्वल चार्ज है, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं और अनइक्वल चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि किसी भी अननोन बॉडी का हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई कि इसके ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है और ये कौन सी वाली पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो लेट्स से अगर हमारे पास हम केस समझते हैं ना कि मान लो हमें नेचर में कोई ऐसी बॉडी मिली ए, जिसका हमें पता नहीं कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है और कितना इसके ऊपर चार्ज है। तो हम क्या करेंगे भाई, फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एक नॉन बॉडी को लेके आएंगे। लेट्स से बी बॉडी को लेके आए और लेट्स से बी बॉडी हमारी क्या यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बीच में गोल्ड लीफ की पत्तियां रहती है, ये हमारा मेटल का एंड कॉन्टेक्ट रहता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बी बॉडी को यहाँ पे टच करेंगे भाई। तो बाई कंडक्शन से क्या होगा, कुछ हमारा पॉजिटिव चार्ज मेटल रोड पे आ जाएगा और ये ट्रांसफर करेगा और ये कहाँ पहुंच जाएगा, हमारा गोल्ड लीफ पे। तो जब गोल्ड लीफ पे पहुंचेगा तो ड्यू टू रिपल्सन प्रॉपर्टी ये जो दोनों पत्तियां है अभी नीचे, वो क्या है, डाइवर्स यानी कि रिपेल हो जाएगी एक दूसरे से। ठीक है, फैल जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे भाई, जो हमारी अननोन बॉडी है उस बॉडी को यहाँ पे लेके आएंगे। अब हमें पहले से पता है कि जो हमारी बॉडी है, ये जो हमारी जो मेटल प्लेट है उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम अननोन बॉडी को अगर लेके आते हैं और इसको टच करते हैं, अभी दो कंडीशन होगी, या तो भाई जो पत्तियां सिकुड़ जाएंगी या और भी फैल जाएंगी। अगर लेट्स से अगर हमने ए बॉडी को यहाँ पे जो हमारी अननोन बॉडी है, ठीक है, उसको हम टच करते हैं तो इट मीन्स अगर वो हमारी और भी फैल गई, क्योंकि और भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ए वाली बॉडी से मेटल प्लेट पे, तो क्या इंडिकेशन होगा कि भाई ए हमारी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। और लेट्स से अगर हमारा क्या है भाई यहाँ पे, अगर ये अपोजिट चार्ज का हुआ तो कैंसल आउट होगा चार्ज और ये फिर हमारी जो पत्तियां भाई वो सिकुड़ जाएगी यहाँ पे। यानी कि हम पता कर लेंगे भाई नेचर ऑफ चार्ज कैसा है और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस से फाइंड आउट करेंगे कितना ए बॉडी के ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर्स है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें हम कौन कौन सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमारा रहेगा दैट इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स हमारे पास कोई भी का सिस्टम है उसमें हमारे पास डिस्क्रीट अमाउंट में चार्ज रखा हुआ है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास अगर टोटल नेट वैल्यू निकालनी तो हमें पता है, उसको हम क्या करेंगे, सिंपली अलजेब्रा की तरह उसको क्या कर देंगे भाई यहाँ पे ऐड। तो एक तो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही हम क्या करते हैं भाई, जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो फॉलो होता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम कंटिन्यूस सिस्टम की बात करेंगे भाई, तो वहाँ पे हर एक डिस्क्रीट अमाउंट के चार्ज को काउंट करना फिजिबल नहीं है। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला जो फॉर्मूला वो फॉलो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक हमारे पास बॉडी होगी, लेट्स से लाइन चार्ज की फॉर्म में, अगर उसमें हम क्या है चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो केस बनेंगे भाई, एक सिंपल रोड का है और एक हमारे पास रिंग का है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे भाई दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से दिखाएंगे और वो हमारी वैल्यू होगी दैट इज नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारा कितना होगा। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी रही है दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी यहाँ पे, दैट इज कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे मेरे पास लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी भाई, चार्ज कितना दिया हमने इस रोड पे और इसकी लेंथ कितनी, दैट इज Q/L की वैल्यू आ जाएगी। अगर सेम काम किस पे करते, मैं रिंग पे करते, तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज हमने किसके दिया, इसके सरकमफ्रेंस पे, तो यहाँ पे मेरे पास लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज λ/2πr। ठीक है, जो इसका सरकमफ्रेंस की वैल्यू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स अब हम क्या है उस बॉडी के सरफेस पे चार्ज देंगे। लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है भाई, तो हम आगे पढ़ेंगे जो कंडक्टिंग स्फीयर पे जितना भी अगर आप चार्ज दोगे तो वो हमेशा उसकी सरफेस पे ही एग्जिस्ट करता है। कोई भी हमारे पास प्लेन शीट है तो यहाँ पे हम क्वांटिटी डिफाइन करेंगे इसके लिए, जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा पर यूनिट एरिया में, दैट इज सिग्मा। ठीक है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से डिनोट करेंगे चार्ज हमने कितना दिया उस बॉडी पर यूनिट एरिया। तो ये मेरे पास फॉर्मूला रहेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हम एरिया यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास लेट से कोई भाई नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, लेट से अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो क्या है भाई, जो भी हम चार्ज देंगे ना सरफेस के साथ में उसके इनसाइड भी रहेगा, इट मीन्स उसकी पूरी बॉडी पे रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम के ऊपर।
तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं जो क्वांटिटी दैट इज रो, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कितना हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी भाई, दैट इज 4/4π3πr3। ये कंडीशन रहेगी भाई एग्जाम्पल की फॉर्म में। अगर हम सेम यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे, ठीक है, तो कंडक्टिंग स्फीयर में जितना भी आप चार्ज दोगे वो उसकी सिर्फ बॉडी पे रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज Q/4πr²। इसका जो भी हम एरिया भाई उसका हम लेट करेंगे, तो जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस हिसाब से हम फॉर्मूले यूज करेंगे इनके। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं भाई दैट इज चार्ज ऑन ए कंडक्टर। तो मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया है, अगर लेट से अगर हमारे पास एक सोलिड स्फीयर है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, होलो स्फीयर है। ठीक है, अगर हम दोनों पे चार्ज देंगे, अगर दोनों का अगर रेडियस सेम है, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जितना भी चार्ज है वो इसके सिर्फ सरफेस की बाउंड्री पे ही रहेगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों के केस में। अगर उन्होंने बोला है कि लेट से अगर ऑब्जेक्ट की अगर डायमेंशन में कुछ चेंज है, जैसे अगर ये काम करते हैं भाई यहाँ पे, तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो मेरे पास चार्ज डेंसिटी है सॉलिड की और होलो की वो सेम रहेगी, यानी कि चार्ज हमारा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अगर लेकिन हमारी बॉडी का अगर जो डायमेंशन है वो अलग है, तो यहाँ पे डिपेंड उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी चार्ज डेंसिटी यहाँ पे रहेगी भाई, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि 1/r के केस में रहेगी। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास रेडियस कम है, तो इट मीन्स यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं भाई कि जो हमारा पीक वाला पोर्शन रहता है वहाँ पे हमारा क्या है भाई, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कम रहती है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। इट मीन्स हमारा जो शार्प पॉइंट पे है, शार्प पॉइंट पे हमारा क्या है, चार्ज लीकेज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है। ये यहाँ पे इसका मीनिंग है भाई समझने का। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हमारी जो क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम यहाँ पे 4 तरीके के भाई मटेरियल को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा कंडक्टर, जिसमें भाई हमारे रूम टेम्परेचर पे क्या है, चार्ज अवेलेबल है कंडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, दैट इज कंडक्टिविटी, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो जिस भी ऑब्जेक्ट की अगर क्या है भाई कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है, इट मीन्स वो क्या है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर कम रहेगी तो वो हमारा क्या रहेगा, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो हमारी पास रहती है दैट इज वो रहता है स्टील के केस में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इंसुलेटर, यानी कि जिसके पास क्या है भाई कंडक्शन के लिए फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्वांटिटी को, इंसुलेटर को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो वो हमारा क्या है भाई गुड इंसुलेटर रहेगा। ठीक है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम रहती है तो वो हमारा क्या रहेगा भाई बैड इंसुलेटर। यानी कि जैसे हम एयर में पढ़ते हैं भाई कि बारिश के टाइम पे जो हमारी बिजली गिरती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे इन्होंने क्या बोला, जो एयर है हमारी, एयर है तो हमारे पास इंसुलेटर ही, बट अगर उसको कंडीशन, अगर सिचुएशन ऐसी बनती है, ठीक है, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कम रहता है, तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे वो एज ए कंडक्टर की तरह काम करती है। इसलिए फिर भाई आसमानी बिजली हमारी अर्थ तक पहुंचती है थ्रू एयर। ठीक है, तो ये हम क्लासीफाई करेंगे भाई आगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेस पे एक हम पढ़ते हैं यहाँ पे दैट इज सेमी कंडक्टर, यानी कि जब हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट, सेमी कंडक्टर जो है भाई, जब हमारा टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन, तो ये एज ए इंसुलेटर की तरह काम करता है। यानी कि इसमें हमारे क्या है, कोई भी फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं कंडक्शन के लिए। बट जब हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे हमारा जो सेमी कंडक्टर है वो किसकी तरह बिहेव करता है भाई, दैट इज कंडक्टर की फॉर्म में। और एक हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं भाई सुपर कंडक्टर। इट मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसका आइडियली केस में जो रेजिस्टेंस रहेगा भाई सुपर कंडक्टर का, वो कितना रहता है, 0 रहता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चार्ज के बेसिस पे हम लोगों ने क्या है मटेरियल को डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो हमारा कौन सा है, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ हम किस चीज़ के लिए डिफाइन करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल है पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का कंसिडर कब करते हैं, यानी कि इट मीन्स ये दो चार्ज हमारे प्लेस्ड हैं। ठीक है, इनकी डायमेंशन क्या भाई, इनके बीच की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर बहुत छोटी है, यानी कि इन दोनों के बीच की जहाँ पे रखे हुए उनकी डिस्टेंस ज़्यादा हो इसकी डायमेंशन के हिसाब से, तो हम इनको क्या करते हैं भाई एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं। तो जब दो हमारे पॉइंट चार्ज क्या है, ठीक है, अगर रेस्ट पोजीशन पे हैं तो ही हमारा ये फॉर्मूला लगेगा भाई। तो उन्होंने बोला कि जब दो सेम चार्ज या अनइक्वल चार्ज, लेट्स से भाई इन दोनों का अमाउंट कितना है Q1 एंड Q2, अगर वो r डिस्टेंस से सेपरेट है तो इनके बीच में जो फोर्स डिफाइन करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी उनके बीच के डिस्टेंस के। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को उठा के हम फोर्स लगाएंगे, दैट इज 1/4 पाई जिसको हम k लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू है भाई, जिसको हम k की फॉर्म में भी लिखते हैं, दैट इज k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझनी है भाई, जो इसकी वैल्यू हम लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, दैट इज 9 × 10⁹ और यहाँ पे जो मेरे पास एप्सिलॉन नोट है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि लेट्स से भाई जिस भी मीडियम में इसको हम रखेंगे तो एप्सिलॉन नोट तो हमारी क्या है भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के अंदर है, जिसकी वैल्यू हम कितनी डिफाइन करते हैं, दैट इज 8.8 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी मेरे पास यहाँ पे क्या है, वैल्यू रहती है। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन हम निकालेंगे भाई एप्सिलॉन नोट की, हम क्या करेंगे, Q1 Q2 फोर्स ले आएंगे नीचे, इंटू में आर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 80 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई m l t माइनस का 2 और इसकी आ जाएगी मेरे पास l स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे भाई इसकी चीज़ ध्यान में रखें, दैट इज m माइनस का 1 l माइनस का 3 t 4 एंड एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारी परमिटिविटी रहती है, यानी कि वो एक तरीके से मीडियम की भाई एक प्रॉपर्टी है जो दो चार्ज के बीच में फोर्स का क्या है डिफाइन करती है। अगर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, यानी कि अगर किसी भी मीडियम के लिए भाई परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा या कम रहेगी, उस हिसाब से इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, अब हमारे पास 2 काइंड ऑफ चार्ज हैं। अगर हम सेम चार्ज लेते हैं भाई, तो यहाँ पे जो हम फोर्स डायरेक्शन दिखाएंगे वो हमेशा आउटवर्ड दिखाते हैं रिपल्सन की फॉर्म में, पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हमारे पास है तो इनकी लाइन जॉइनिंग में जो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम क्या दिखाएंगे, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं भाई कि जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होती है, जो एक दूसरे पे अप्लाई करता है चार्ज दूसरा वन पे, वो इक्वल एंड और क्या रहती है, अपोजिट फॉर्म में रहती है। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है, यानी कि जब 2 पॉइंट चार्ज अगर किसी डिस्टेंस r से सेपरेट है तो उनके बीच में हमारी कितनी फोर्स अप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ मीडियम। अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी मीडियम में लेके जाते हैं, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है भाई यहाँ पे k, तो उनके बीच में फोर्स हमारी कितनी रहेगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें किसी मीडियम के बीच में निकालनी है भाई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स जो हमने एयर मीडियम में निकाली है उसको डिवाइड कर देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। इट मीन्स आप यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हो एफ एयर डिवाइड बाई एफ मीडियम, यानी कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल को हम एयर में रखें, उनके बीच में फोर्स निकालें और फिर मीडियम में निकालें, उन दोनों का रेशियो में क्या देगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको हम उल्टा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमें, दैट इज Q1 Q2 ऊपर चला जाएगा हमारा, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नोट मीडियम का इंटू में आर स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला है या तो फोर्स निकालो एयर डिवाइड बाई इन दोनों के रेशियो से, या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको हम क्या है भाई एप्सिलॉन नोट आर से भी दिखाते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा रहता है, और इसको हम क्या भाई SIC भी बोलते हैं, दैट इज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ये भी हमारे पास क्या है भाई, इसका अलग अलग नेमिंग है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, यानी कि अगर लेट्स से हमारे पास सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे डिस्क्रीट चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, और अगर ये सारे के सारे जो चार्ज है पॉइंट चार्ज वो इस Q चार्ज पे क्या भाई फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम पहले फोर्स 1 की निकालें, तो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे जी, इसको अगर मैं Q0 मानता हूँ, Q पे 1 की वजह से कितनी फोर्स अप्लाई होगी, दैट इज K Q1 Q0 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी R1, और फोर्स दोनों देखो भाई दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन हो जाएगी हमारी बाहर की तरफ F1। उसी तरीके से F2 की निकालेंगे, दैट इज 0 2। ठीक है, वो कंडीशन मेरी क्या रहेगी, दैट इज K1 K2 K0, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की जाएगी R0, तो इसकी फोर्स हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, Q3 की हो जाएगी इस तरीके से, मतलब रिपल्सिव फोर्स है ना, दोनों हमने सारे पॉजिटिव चार्ज माने। तो उन्होंने बोला है कि नेट अगर हमें फोर्स निकालनी है Q0 के ऊपर, तो जितनी भी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रही है भाई सबका हमें क्या करना है, वेक्टर सम, यानी कि जितनी भी फोर्स हम यहाँ पे जो हमारी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है उन सबको हमें क्या भाई वेक्टर नोटेशन के हिसाब से ऐड करना है। तो टोटल फोर्स हमारी Q0 चार्ज पे कितनी होगी भाई, जितनी भी हम लोगों ने फोर्स निकाली उन सबको क्या करेंगे, हम वेक्टर सम करेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन में समझेंगे इसको भाई कैसे लगाना है। तो यहाँ पे आपको भाई सिंपल जो क्वेश्चंस में फॉर्मूला रहता है वो रहता है मोस्टली टू फोर्सेज के बीच का, यानी कि लेट्स अगर हमारे पास कोई भी दो फोर्स है, इट मीन्स दो वेक्टर अगर हमारे पास है ए और बी, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई थीटा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा भाई, रिजल्टेंट हम लोगों ने पढ़ा है वो कितना आता है, दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दैट इज 2ab कोस थीटा। और जो ये हमारा रिजल्टेंट आया है इसका बेस के साथ में जो हमारा एंगल बनता है दैट इज, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा। तो उन्होंने बोला कि अगर दो फोर्स हमारी है F1 एंड F2, इन दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना है भाई थीटा, तो हम ये फोर्स निकालेंगे इस तरीके से ही जो हम लोगों ने वेक्टर लॉ के अंदर पढ़ा है। और जो ये हमारा F नेट का और F1 के बीच में F जो हमारा यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का और जो हमारा यहाँ पे F1 फोर्स के बीच में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में जो हमारा एंगल बना है अल्फा, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे इस तरीके से जो हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं भाई, दैट इज B sin थीटा डिवाइड बाई A प्लस B कोस थीटा की फॉर्म में। तो आपको ये दो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो मैंने अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे उठा रखे हैं, आप इनको भी ध्यान में रख सकते हो ताकि आपकी थोड़ी सी जो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए एग्जाम में। अगर दो फोर्स हमारी क्या है भाई परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री पे काम है, तो यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस 90 हो जाएगा भाई, तो कोस 90 वो कंपोनेंट जीरो होगा, तो एफ नेट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, दैट इज √2f, और ये एंगल कितना रहेगा हमारा 45, ठीक है, यानी कि हाफ हो जाएगा इसका। अगर दोनों अगर 60 डिग्री पे हैं तो 60 डिग्री के बीच में फोर्स कितनी आती है यहाँ पे, दैट इज √3f, एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 30 डिग्री। अगर दोनों हमारे 45 डिग्री पे अगर फोर्स अगर काम कर रही है तो एफ नेट की वैल्यू यहाँ पे आएगी, दैट इज 2 + √2 का रूट, ठीक है f। अगर दोनों 120 में है तो f ही रहेगी भाई। अगर दोनों ही फोर्स हमारी क्या है सेम डायरेक्शन में है तो ये सिंपल ऐड हो जाएगी यहाँ पे 2f। अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर हमारी यहाँ पे लग रही है तो नेट फोर्स जो रहेगी उस चार्ज पार्टिकल पे वो कितनी रहेगी, 0। तो ये हमारी क्या है कुछ बेसिक कंसेप्ट है हमारे चार्ज से रिलेटेड, ठीक है, और ये हम लोगों ने लॉ पढ़ा है। अब लास्ट 2019 से 22 तक हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो हमारा चार्ज की प्रॉपर्टी पे बेस यहाँ पे आया है, ठीक है, 2020 के अंदर। तो देखो इन्होंने क्या बोला है भाई, यहाँ पे 5 बाल है जो हमारी सस्पेंडेड है फ्रॉम इंसुलेटिंग थ्रेड, सेवरल एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म्ड ऑन द बॉल एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। तो उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या क्या ली भाई, बॉल ए अट्रैक्ट बी एंड रिपेल सी, और सेकंड है भाई हमारी जो बॉल डी अट्रैक्ट करेगी बी को एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। यानी कि यहाँ पे हमें क्या है भाई इस क्वेश्चन में चार्ज की प्रॉपर्टी यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन से हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो सिंपल हम क्या मानते हैं, जैसे मान लो बॉल ए है हमारी, वो बी को अट्रैक्ट कर रही है और सी को रिपेल है, तो जल्दी मानते भाई, मान लेते हैं इसको प्लस मान ले, ठीक है। तो बी को अट्रैक्ट करी तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नेगेटिव, और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है भाई सी की वैल्यू जाएगी प्लस, क्योंकि सी को रिपेल कर रही है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास क्या है कि बॉल डी जो है हमारी वो अट्रैक्ट कर रही है किसको, बी को, एंड हैज़ नो इफेक्ट ऑन सी, यानी कि डी का सी के ऊपर कोई भी इफेक्ट कब नहीं होगा भाई, जब दोनों की दोनों बॉडी यहाँ पे क्या है न्यूट्रल कंडीशन में रहेगी। तो यानी कि डी और ई जब न्यूट्रल है तब इन दोनों के बीच में क्या है कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। बट जो हमारी बॉडी डी है वो किसको अट्रैक्ट कर रही है भाई, बी को। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है, ये हमारी चार्ज बॉडी है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, हम लोगों ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू इंडक्शन के थ्रू, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। एंड ए नेगेटिवली चार्ज्ड रोड अट्रैक्ट ए एंड ई। तो देखो एक ई को तो हमारी अट्रैक्ट करेगी ही करेगी भाई, नेगेटिवली चार्ज रोड है, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी। अब वो ए को भी अट्रैक्ट कर रही है, इट मीन जो मैंने अजम्पशन मानी वो मेरी क्या दोनों ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे क्या है अट्रैक्शन करेंगे। तो इट मीन्स मेरा जहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा भाई कि ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, पॉजिटिव 0 0, तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो मैं आपको जितनी भी टॉपिक करवाऊंगा उन टॉपिक के साथ में ही हम लोग क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जितने भी रहेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।